नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। बिहार के सियासी वातावरण में हमेशा से एक फूल ऐसा नजर आता रहा है जो हर चुनावी मैदान में खिल जाता था। न उसे राजनीतिक सरगर्मी मुरझा पाती थी, न शीतकाल की स्थिति में यह विलुप्त होता था। हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत में हमेशा सत्ता के करीब रहने वाली लोक जनशक्ति पार्टी की। इस पार्टी के संस्थापक और दिवंगत सांसद रामविलास पासवान एक ऐसे माली थे जो हमेशा अपनी पार्टी को सत्ता में समाहित करने की कला जानते थे। उनके निधन के बाद पार्टी कुछ पारिवारिक विवादों के चलते मुरझाई, लेकिन इन दिनों रामविलास पासवान के पुत्र और सांसद चिराग पासवान अपने पिता की पार्टी को भली भांति संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, चिराग पासवान अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने सत्ता की कुर्सी के लिए लड़ रहे दो धड़ों यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच अपनी अहमियत को बनाए रखा और काफी नूरा कुश्ती दिखाने के बाद सत्ता का हिस्सा भी बन गए। इसके बाद उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनावों के दौरान खुद को मोदी का हनुमान करार दिया और मौके की नजाकत को समझते हुए एनडीए के साथ खड़े रहे। लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। एनडीए के साथ भी और एनडीए के बाद भी कुछ इस रणनीति को अपनाते हुए पिछले दिनों चिराग पासवान ने आरा में हुई एक नव संकल्प महासभा में एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने रैली में बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। चिराग पासवान ने इस दौरान कहा, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। आज लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीति और चिराग पासवान की रणनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दैनिक भास्कर के पूर्व बिहार स्टेट एडिटर प्रमोद मुकेश। प्रमोद जी नमस्कार, आपका स्वागत है यंग भारत में एक बार फिर। आपके मुताबिक तो वर्तमान समय में लोक जनशक्ति पार्टी या कहें कि चिराग पासवान की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत क्या है? पिता की राजनीतिक विरासत या उनका युवा चेहरा या उनकी आक्रामक राजनीति और रणनीति? नमस्कार। ये बिहार में चिराग पासवान की जो अपनी राजनीतिक ताकत और है वो पिता की विरासत भी है और युवा चेहरा भी है, एक फ्रेश चेहरा है जो आक्रामक भी है और बिहार के बारे में अपना एक कुछ विजन रखता है, जिसने बिहार फर्स्ट का नारा भी दिया है। लेकिन समग्रता में अगर लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत, चिराग पासवान की ताकत, रामविलास पासवान जी की ताकत को अगर समझिए तो वो रामविलास पासवान जी जो उनके पिताजी थे, बिहार के सबसे बड़े दलित नेता थे। समाजवादी पृष्ठभूमि से 69 से राजनीति में आए। 1977 में जेपी आंदोलन की उपज भी थे और उन्होंने संसदीय राजनीति में 1977 से प्रवेश किया। 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाई, मतभेद हुआ लालू यादव और नीतीश कुमार से, उन्होंने अपनी अलग वजूद बनाई। वे पहले वैसे नेता रहे जो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया और उन्हीं की ताकत, उन्हीं की परवरिश, उन्हीं के छत्रछाया में चिराग भी राजनीति में आए और चिराग 2014 में पहली बार संसदीय राजनीति में आए और अब अभी वो तीसरी बार सांसद बने हैं, केंद्र में मंत्री हैं। 43 साल उनकी उम्र है, आक्रामक छवि है। दलितों में तो बहुत बड़ी पैठ है ही, लेकिन उनकी समग्रता अन्य जगहों पे भी, अन्य जातियों में भी है और वो एक आक्रामक चेहरा के रूप में बिहार की राजनीति में है। बिहार की राजनीति में चिराग कहीं ना कहीं एक मजबूत कड़ी बन के नजर तो आए हैं, लेकिन चिराग ने आगामी 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर एक 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। क्या इसमें कोई व्यवहारिकता नजर आती है या ये सिर्फ दबाव की राजनीति के तहत आया एक बयान है? नहीं, ये चिराग पासवान को अगर 2025 के इलेक्शन से पहले 2020 के विधानसभा चुनाव इलेक्शन को अगर आप समझिए तो उसमें भी वो एनडीए के साथ रह के भी अलग होके चुनाव उन्होंने लड़ा था। 137 सीटों पे आक्रामक ढंग से उन्होंने चुनाव लड़ा,
लेकिन उनको उतनी सफलता मिली नहीं, मात्र 1 सीट पे सफलता मिली। लेकिन उस समय उनका उद्देश्य जदयू से वो सीधी टक्कर ले रहे थे और भाजपा के से फ्रेंडली उनका फाइट था। लेकिन वो खामियाजा ये हुआ कि अपने उन्होंने आक्रामक नेता की तो पहचान बनाई, 5.6% वोट भी लाया, लेकिन पॉलिटिकल अगर आउटकम समझे तो सिर्फ एक विधायक जीता, और वो भी विधायक जो कल कुछ दिन बाद जदयू में शामिल हो गया, तो वो आक्रामक छवि थी। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ चिराग लड़ते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 100% रहता है। उन्हें 5 सीट मिली और 5 सीट पे लोजपा की जीत हुई। तो अगर वैसे समझिए तो एनडीए के साथ रह के वो 100% उनका स्ट्राइक रेट रहता है। 2020 में अगर इंडिपेंडेंट लड़े थे तो बहुत सफलता एकदम नहीं मिली थी, लेकिन हाँ, जदयू को, नीतीश कुमार को उन्होंने जरूर डैमेज किया था। नीतीश के को 27 सीट पे उनके कारण हार मिली, जिसके कारण 43 सीट, मात्र 43 सीट, 115 सीट लड़ने वाली जदयू, उससे पे 43 सीट पे विजय मिली। तो एक तरह से पार्शियली वो सक्सेसफुल जरूर है कि उन्होंने नीतीश को कंटेन किया, लेकिन इंडिपेंडेंट अगर लोजपा की वजूद को कहिए तो 2020 के इलेक्शन में वो उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन एनडीए के साथ रह के लोकसभा के चुनाव में वो 100% 5 उनके उम्मीदवार जीते। अभी जो फिलहाल वो राजनीति कर रहे हैं और पिछले कई साल से वो कर रहे हैं, जो ये कंप्लीटली अपने मतदाताओं, अपने समर्थकों और एनडीए में एक दबाव, लोकसभा के इलेक्शन में जो उनको सफलता मिली है और वो मैक्सिमम सीट बार्गेन कर लें और एनडीए में साथ रह के लड़ें, इसके लिए कर रहे हैं। 243 सीट पे लड़ना तो भाजपा भी नहीं लड़ती है, 243 सीट पे तो जितनी बड़ी पार्टी राजद है वो भी नहीं लड़ती है। तो ये एक तरह से दबाव की ही राजनीति। जी, मेरा अगला सवाल आपसे चिराग की एनडीए में स्थिति को लेकर है। क्या भाजपा जदयू उन्हें मजबूती प्रदान करेगा या उन्हें सिर्फ महागठबंधन के सियासी दलों में वोटों की सेध लगाने के तौर पर ही देखती है भाजपा और जदयू? नहीं, भाजपा और एनडीए के, अगर एनडीए में चिराग पासवान जिस ढंग से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है, अगर इस सिनर्जी में, माने एक साथ लड़के अगर एनडीए लड़े, तब तो जदयू को भी और भाजपा को भी ये ताकत प्रदान करे, क्योंकि चिराग का अपना वोट बैंक, जो दलित का युवा चेहरा, उसका एक वोट बैंक है, वो सपोर्ट करेगा, वो जदयू को भी सपोर्ट करेगा और बीजेपी को करेगा। अगर वो मिलके लड़ेंगे, अगर एकजुट होकर लड़ेंगे, तो दोनों दलों को ये ऐड करेंगे और एनडीए की सफलता आपस में एक जुट होके होने में ही है। मतलब बात वही आई कि भले ही चिराग पासवान दोनों दलों को मदद पहुंचा रहे हो, पर मेरा सवाल जो मूल रूप से था कि क्या भाजपा और जदयू लोक जनशक्ति पार्टी को बढ़ाने की और भी कुछ कर रहे हैं, या केवल जदयू लोजपा जो है वो एक वोट कटैया पार्टी बन के रह जाएगी? नहीं, वोट कटैया पार्टी तो तब बनेगी जब वो इंडिपेंडेंट एनडीए से अलग वजूद होके लड़ेगी। अगर ये एनडीए का घटक दल, माने एनडीए में अभी जदयू, भाजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है और चिराग पासवान है, अगर ये मिलके लड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगे और पूरक बनेंगे। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट ढंग से, तो मैंने बताया ना कि 2020 का इलेक्शन तो चिराग पासवान जी अकेले लड़के देखे और उसमें उनको सफलता नहीं मिली, मात्र 1 सीट मिली, वो भी बाद में, वो भी जो कैंडिडेट जीता था वो मात्र 1000 वोट से कम वोटों से जीता था। इसलिए अगर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो वोट कटैया, जो आप बोले कि वो वोट कटवा जो यहाँ बिहार में लोग बोलते हैं, उसकी स्थिति रहेगी। नहीं तो अगर साथ रहेंगे और ये सारा माने जो माने खेल है, जो बिहार फर्स्ट, बिहार की राजनीति करेंगे हम, बिहार में आके मुझे बिहार बुला रहा है, ये एनडीए में अपनी वजूद को जितनी मजबूती से रखें
और मैक्सिमम सीट का बार्गेन करें, इसके लिए ही है। जी। हाल में अभी आपने बात करी कि उन्होंने भी जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, आपको क्या लगता है बिहार का युवा मतदाता उनके साथ आएगा? ये नारा और स्लोगन जो है ये जरूर अट्रैक्टिव है, और जब भी कोई बिहारी प्राउड, बिहारी अस्मिता, बिहार के लेके पहला सवाल करता है तो निश्चित रूप से यंग लोग पसंद करते हैं, और इनमें इनको सफलता भी मिली है। मैं ये कहूं कि जब ये अपने चाचा से विरासत, पार्टी की विरासत की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय ही उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का की घोषणा की और ये लड़ाई लड़े। उस समय नेता तो लोजपा रामविलास जी के जो बड़े छोटे भाई पशुपति जी, उनके साथ लोग लगे हुए थे, लेकिन जनता जो फॉलोअर है, जो इनके समर्थक है, वो चिराग में अपना एक भविष्य और लोजपा का की राजनीति को देख रहा था। तो जरूर ये है, और इनको ये मौका है, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार को लेके अगर कुछ योजना, बिहार में कुछ ऐसी छाप छोड़ें जो केंद्र के मंत्री के रूप में वो कर सकते हैं। जैसे रामविलास जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने बिहार में बहुत सारा काम किया, यहाँ पे रेलवे का जोन का स्थापना या जो भी रेलवे का वैसे प्रोजेक्ट थे इसको किया। तो ये मौका है, और ये बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का जो नारा है उसको फलीभूत कर सकते हैं अगर वो करें काम, और जनता में तो अपील है। जी, अपने पिता की विरासत को संभालने के बाद, अपने चाचा के साथ हुए विवाद के बाद, अब क्या पार्टी में सब कुछ चिराग पासवान अकेले देख रहे हैं या उनकी कोई एक कोर टीम है? कौन कौन लोग हैं उनकी कोर टीम में? जरा सा संज्ञान डालें। ये जब रामविलास जी का की मृत्यु हुई 2020 में, तो ये पार्टी में विरासत को लेके कि मैं अध्यक्ष कौन, पार्टी पे कब्जा किसका, ये लड़ाई बड़ी चली। जिसमें शुरुआत में तो लग रहा था कि ये पशुपति नाथ जो पारस हैं वो केंद्र में मंत्री भी बन गए, कई सांसद भी उनके साथ थे, लेकिन ये संघर्ष का रास्ता चिराग जी ने अपना क्षेत्र में, अपने बिहार में दौरा करके, और उसको उन्होंने 2024 के इलेक्शन तक पूरी तरह से ये साबित कर दिया कि लोजपा, रामविलास जो है वो चिराग पासवान ही उसके सर्वे सर्वा हैं। और ऐसा नहीं है कि उन पूरी पार्टी पे उन्हीं का कंट्रोल है। संसद बिहार की जो राज्य इकाई है उसमें राजू तिवारी हैं जो अध्यक्ष हैं, संसदीय बिहार की जो संसदीय बोर्ड है उसमें हुलास पांडे हैं, ये तमग, और जो पांचों सांसद हैं उसमें जैसे बीना सिंह वैशाली की हैं, राजेश वर्मा खगड़िया के हैं, एक तो इनके बहनोई ही हैं जो जमुई से हैं, और खुद जब ये सांसद हाजीपुर से हैं। तो ये कब्जा और पार्टी में कमोबेश एकदम इन्हीं का कंट्रोल है, और ये सबको लेके, ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित चेहरा, ये अन्य जातियों में, अन्य जातियों में भी इनकी अपील है। और लोजपा में वैसी पार्टी है जहां पे सभी का वोट परसेंटेज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सभी जाति के लोग, इवन मुस्लिम भी में पैठ है। रामविलास जी की अपील मुस्लिम में थी, तो चिराग का भी है उसमें। जी, अभी आपने बात बोली कि उनके चाचा के जो साथ के लोग थे या जो पुराने नेता थे वो एक बार दोबारा से साथ आ गए हैं। अब उनके चाचा के साथ या रामविलास पासवान जी के साथ के जो पुराने लोग थे वो जो अब चिराग के साथ हैं, और चिराग के साथ नई युवा शक्ति जो नए उनके साथ के जो लीडर हैं, इन दोनों के बीच में क्या तालमेल बहुत आसानी से बन पा रहा है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें कांग्रेस में भी देखी गई जहां बहुत वरिष्ठ नेता और जो युवा ब्रिगेड आई थी उन दोनों के बीच में सामंजस्य बनने में थोड़ी परेशानी थी। तो क्या लोक जनशक्ति पार्टी के उसमें कोई ऐसी स्थिति है? शुरुआत में थी, बहुत सारे लोग जो पशुपति नाथ पारस के साथ थे, और बाद में जब उन्हें लगा कि नहीं, ये जनता तो लोजपा चिराग जी के साथ है, तो कुछ लोगों की एंट्री तो हुई, लेकिन कुछ लोग पशुपति जी के साथ ही रह गए, और चिराग ने उन लोगों को बहुत जब तवज्जो नहीं दी। कुछ लोग आए जो पुराने थे, और क्योंकि खुद ही एक यूथ और बहुत सारे लोग थे
तो पशुपति पारस की जो पार्टी है, जो जिस फैक्शन के पशुपति लीडर हैं, उनका बहुत कुछ वजूद नहीं है। उनकी मैंने जब जनता ही नहीं है, उनके सपोर्टर ही नहीं है, क्योंकि जी राजनीतिक बारिश के रूप में चिराग पासवान ही रामविलास के स्थापित, और लोजपा, असली लोजपा चिराग की पार्टी का है, इसलिए जो भी कैडर है तो सब चिराग के साथ है। उनके साथ कुछ लोग हैं। जी, रामविलास पासवान जी जो थे वो दलितों, बिहार में दलितों के एक अच्छे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए। अब चिराग की राजनीति क्या सिर्फ दलित वोट बैंक तक सीमित है या अन्य जाति के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं? आने वाले चुनावों में उनके साथ और जातियों के लोग भी नजर आएंगे, युवा शक्ति? हाँ, निश्चित रूप से। ये सिर्फ अगर कोई भी दल अगर सिर्फ एक जाति का की राजनीति करेंगे तो हो सकता है उस जाति में उनकी थोड़ी महत्ता बढ़े। रामविलास की भी स्वीकार्यता, रामविलास जी की स्वीकार्यता सिर्फ दलित और अपने जाति में ही नहीं थी। उनकी स्वीकार्यता एक बड़े पहले तो वो समाजवादी नेता के रूप में स्थापित थे, बाद में उन्हें मैंने लोग ने बांट दिया कि दलित नेता, लेकिन रामविलास एक बड़े समाजवादी नेता थे। वो अगर वैसा जो 1977 से लेके 2020 तक ये इतनी बड़ी संसदीय यात्रा में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाला और राजनीतिक समझ सबसे पूरे बिहार में उन्हें कहा जाता था। उस हिसाब से चिराग की परवरिश कंप्लीटली सिर्फ दलित नहीं, एकदम पढ़े लिखे युवा नेता की है, और इनकी पैठ हर जाति समाज में है। ये अगर समग्रता में ये सिर्फ दलितों के नेता नहीं। जी 2020 की बात करें तो जब 2020 में चुनाव हुए थे उस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान तब की उनकी रणनीति और राजनीति और आज अगले साल होने वाले इस साल में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उनकी राजनीति और रणनीति दोनों में पिछले 5 सालों में कितना अंतर आया? मैंने बताया 2020 का जो विधानसभा का चुनाव था, हो सकता है उस समय की जो परिस्थिति थी और जो मीडिया में हम लोग कवर करते थे, रामविलास लोजपा चिराग पासवान जी जदयू से काफी नाराज थे, क्योंकि उनको लगता था कि जदयू ने उनके पिताजी के साथ गलत किया, और ये मन में जो भाव था कि मुझे भाजपा के साथ तो रहना है लेकिन हमको जदयू के साथ नहीं रहना है, और इसी कारण वो 137 सीट पे लड़े। माने जहां जहां 115 सीट पे जदयू चुनाव लड़ रहा था, वहां पे उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा किया, और कहीं कहीं भाजपा को। तो उस समय ये उद्देश्य था कि मैं न जीतूं लेकिन मैं जदयू को डैमेज करूं। लेकिन इस बार वो, क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से उनको जो सीख मिली है कि अगर साथ रहेंगे 100% और बार्गेन भी करेंगे और स्ट्रांगली जदयू के साथ, ये एनडीए के साथ रहे, इसलिए वो जो अभी तक की समझ है कि 2020 में वो जिस पर्पस से वो इलेक्शन लड़ रहे थे उसमें वो सफल हुए थे, उन्होंने जदयू को कमजोर किया। उस समय ही वो बोलते थे कि मैं प्रधानमंत्री का हनुमान हूँ। प्रधानमंत्री की तरफ से ये नहीं कहा गया कि मेरा हनुमान है, लेकिन ये कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री का हनुमान हूँ। कंफ्यूजन हुआ कि जदयू में ये जदयू के माने जदयू वालों को लगता था कि ये भाजपा की तरफ से ही तो नहीं खड़ा किए गए हैं और भाजपा ही तो मुझे नहीं डैमेज कर रही है। लेकिन जो भी हो, जो अगर क्या अंडरस्टैंडिंग था इनका, लेकिन उसमें पॉलिटिकली इनको गेन तो हुआ नहीं। अगर हम 137 सीट पे लड़े और मुझे एक सीट में विजयी हो, ठीक है, 5% वोट आया, 6% वोट आया, लेकिन वैसे पॉलिटिकली मुझे क्या लाभ मिला। लेकिन 2024 के लोकसभा में इनको 100% सफलता मिली। तो 2025 का जो इलेक्शन होगा, ये एनडीए के साथ में, जो मेरा अनुमान है कि एनडीए के साथ रहेंगे। अभी पूरी बार्गेन, और इन्होंने लर्निंग भी लिया है, और थोड़ा आक्रामक चेहरा भी है, मंत्री भी हैं अभी, और
ये एनडीए के साथ रहेंगे और बार्गेन करेंगे कि मुझे मैक्सिमम सीट जो मिले और सफल हो। जी, अ, आज से एक दशक पहले की बात करें तो बिहार की राजनीति में जो बड़े नाम थे वो भाजपा से सुशील मोदी, जदयू से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये बड़े नाम थे। अब राजनीति इनकी नई पीढ़ी कर रही है। इस नई पीढ़ी में एक नया नाम और जुड़ा, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की। अब मैं एक नया सवाल आपसे करता हूं कि पिछले एक 5 सालों के दौरान में राजनीति का जो चलन है और राजनीति में जो राजनेता हैं वो थोड़े बदल बदल कर आ गए हैं। अभी हाल में जनसुराज पार्टी के संस्थापक जो हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने एक रैली में बयान दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, मैं बिहार को बदलने के लिए आया हूं। दूसरी बात करें कि बिहार के दूसरे युवा चेहरे तेजस्वी की बात करें तो वो सत्ता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान की मनोदशा क्या है? क्या वे बिहार की सीएम कुर्सी पर नजर डाल रहे हैं या वो केंद्र में बड़े ओहदे के लिए वही दबाव की राजनीति के तहत सब कुछ बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि बिहार में जो 3 बड़े नेता थे समाजवादी पृष्ठभूमि के, रामविलास पासवान जी, सबसे बड़े थे, वो 69 में एमएलए बने थे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। रामविलास जी नहीं रहे, उनकी पार्टी है, उनकी जो पीढ़ी विरासत में पुत्र हैं जो चिराग पासवान के रूप में। नीतीश जी वो परिवारवाद में कतई भरोसा नहीं करते, उनकी यूएसपी है अपनी पॉलिटिकल कि आज तक उन्होंने किसी भी अपने परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं तवज्जो दी, न किसी को टिकट दिलाया। उनके पुत्र हैं लेकिन वो राजनीति में नहीं है। और लालू प्रसाद जी ने तो अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी विरासत सौंपा, डिप्टी सीएम बनाया और आज राजद का पूरा कमान तेजस्वी के हाथ में है। ये जो आपने कहा कि जनसुराज जनसुराज जो प्रशांत जी हैं पीके नाम से, वो उनका कहना कि ठीक है हम बिहार में बदलाव, वो भी सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए लेकिन नई राजनीति वो शुरू कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि चिराग अगर बिहार की राजनीति में आए तो स्वागत है और उनको लेकिन मुझे जो लगता है चिराग पासवान के पास अभी बहुत बड़ा मौका है। अभी उम्र है, केंद्र में वो केंद्रीय मंत्री हैं, इससे बड़ा क्या मिलेगा? या तो उससे बड़ा तो प्रधानमंत्री का पद होता है। तो उनकी पूरी दृष्टि बिहार की राजनीति पे है और बिहार केंद्रित वो भविष्य में, अगर अभी भी नहीं 2025 के इलेक्शन में उतना केंद्रित नहीं हो तो 2030 में करें, क्योंकि बिहार में जो जो नई पीढ़ी की जो राजनीति और राजनेता हैं उसमें चिराग एक जरूर उभरता हुआ चेहरा है और उनकी प्रतिद्वंदिता निश्चित रूप से नई पीढ़ी के, या जनसुराज वाले हों उनसे हो या तेजस्वी से हो। तो अभी तो फिलहाल जो अभी की राजनीति है, केंद्र में मंत्री हैं, दबाव भी रहेगा, बिहार में कद बढ़े, बिहार में उन बोलते ही हैं कि अब तो मुझे बिहार की ही राजनीति करनी है भविष्य में आगे, और बिहार में मौका भी है। लालू प्रसाद जी की राजनीति तो अब समाप्त ही है, नीतीश जी इस बार उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा, लेकिन आने वाले समय तो युवाओं का ही है, तो वो तेजस्वी हो, चिराग हो, पीके हो या और भी कोई भाजपा के कोई और नया नाम उभरे, सुशील जी भी नहीं रहे, तो युवाओं की ही टोली, नई कोई टोली निकलेगी और नया कोई चेहरा निकलेगा। तो उसमें चिराग निश्चित रूप से अपना भविष्य देखते हैं कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति करेंगे तो हम बिहार में जरूर उनकी निर्णायक भूमिका होगी। कुछ सोशल मीडिया पे भी इस तरह से दिखा कि वो अपने पिता के नक्शे कदमों पे चलते हुए मौका परस्ती की राजनीति भी करना बहुत बेहतर जानते हैं। मतलब हवा किस भी तरह बहे, जो लोक जनशक्ति पार्टी और पासवान परिवार सत्ता के करीब हमेशा बना रहा, तो ये मूल मंत्र ये भी साथ पा रहे हैं।
वो आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या कहा? जी, मेरा सवाल था कि पूर्व में रामविलास पासवान जी के लिए कहा जाता था कि ये इतने अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं कि सत्ता किस के पक्ष में बैठेगी या किसके पक्ष में जाएगी ये पहले से भाप जाते थे, और पहले से या चुनाव होने के बाद ये हमेशा सत्ता पक्ष की पार्टियों के साथ अपना अलायंस कर लिया करते थे। चिराग पासवान में भी पिता के ये गुण हैं। पिछली 2 बारी में तो ये चीज नजर आई। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो जब पार्टी में विरासत की लड़ाई चल रही थी तो पशुपति पारस तो केंद्र में मंत्री बने हुए थे और ये चिराग संघर्ष कर रहे थे पार्टी में। उस समय तो सारे जो एमपी और लोग सब पशुपति पारस के साथ थे। लेकिन ये इस मामले में जरूर है कि जनता का नब्ज जो है ये पहचानते हैं, इसलिए संघर्ष कर रहे थे। और पार्टी भी, एनडीए भी कमोबेश इस बात को जानती थी कि फाइनली तो यही है, माने रामविलास के सही उत्तराधिकारी और इन पार्टी पे पकड़, और इसमें उन्होंने साबित किया। मौसम विज्ञानी नहीं कह सकते हैं कि रामविलास जी तो इस मामले में बहुत मैच्योर्ड, और उनका इक्वेशन या कहिए कैलकुलेशन कि किससे गठबंधन करना है, किससे अलायंस करना है, किसके साथ जाना है, वो जरूर सटीक बैठा। और सब लोग कहते थे कि वो सबसे बड़े मौसम विज्ञानी हैं। लेकिन ये चिराग की राजनीति तो संघर्ष वाली है। अगर 14 में पर मैं बीच माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं। अभी हाल में जैसे चिराग पासवान ने अपना स्टेटमेंट दिया कि 243 सीटों पर हम उतरेंगे, अभी लोकसभा चुनावों में ही 2024 में वो अब खुद को मोदी जी का हनुमान खुद को बता रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया कि हनुमान जी अपनी अलग धारा पकड़ रहे हैं, 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं मौसम विशेषज्ञ बनने की राह पे कोई कदम तो नहीं है? नहीं, वैसा नहीं कहिए। ये पूरी तरह से राजनीति दबाव की है। एनडीए में दबाव से मुझे मैक्सिमम सीट मिले, क्योंकि इनके पास जो लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, उनकी भी तो महत्वाकांक्षा है ना कि हम एमएलए का चुनाव लड़ें। हमको पार्टी का क्या सपना है कि अभी क्षेत्रीय पार्टी है, हम नेशनल पार्टी बने तो ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़ें। और ये कंप्लीटली दबाव है, ये दबाव की राजनीति है। ये हो सकता है जब वरीय नेताओं से, मोदी जी से या अमित शाह या नड्डा जी से बात हो जाएगी तो फिर अपना स्वर भी बदल देंगे। बहरहाल आने वाले समय में चिराग पासवान अपना राजनीतिक और रणनीतिक रुख क्या रखते हैं, ये सबके सामने आ ही जाएगा। प्रमोद जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।